हर शहर में एक ना एक माफिया बैठा हुआ है, हर शहर में क्रिकेट माफिया। वो क्या करते हैं कि वो जो सराउंडिंग में उनके अपने ग्रुप के प्लेयर्स हैं या उनके अपने क्लब से जो लोग रजिस्टर्ड होते हैं, उन्हीं को मौका मिलता है उस शहर की ऑफिशियल क्रिकेट खेलने का। हारिस रऊफ को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वापस देने की बातचीत हो रही है, उनसे बातचीत की जाएगी। तारिक भाई, मजाक हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ? Assalamualaikum and welcome to another episode, exciting episode of Bata Presents. हमारा HBL PSL only on Hum News digital platforms, YouTube, Facebook. We are there, we are everywhere, and we are all excited on our set today. Me, including my expert तारिक भाई. तारिक भाई, welcome to the show first of all. Thank you. और हम खुश हैं और हम बहुत खुश हैं इसलिए because हमारी फेवरेट टीम, हम न्यूज़ की फेवरेट टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज वॉन दिस एक्साइटिंग टूर्नामेंट जो हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान एट रावलपिंडी नेशनल स्टेडियम। और क्या ज़बरदस्त मैच हमें देखने को मिला। इस मैच की थोड़ी सी मैं अगर रिकैप आपको दूं तो हुआ कुछ यूं कि पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीता और टॉस जीत कर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, जो कि कारगर साबित नहीं हो सका बिकॉज इस्लामाबाद यूनाइटेड टुक देम बाय सरप्राइज, बाय स्टॉर्म। हालांकि साइम अयूब ने एलेक्स हेल्स को बड़ी जल्दी आउट कर दिया और हालात कुछ लग रहे थे कि शायद पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग की वजह से कंट्रोल में आ जाए, लेकिन दे पुट अ मैमथ टोटल ऑफ 196 फॉर द लॉस ऑफ ओनली एंड ओनली 4 विकेट्स। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने को। इसके बाद खैर पेशावर ज़ल्मी जब बैटिंग पे आए तो दे कुडंट परफॉर्म। शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बी टीम सी टीम वो खेलने आ गई है। इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले स्कोर की सिचुएशन बताऊं तो ये रही कि पेशावर ज़ल्मी ने 167 पे अपनी इनिंग्स का इख्तिताम किया। 9 विकेट डाउन थे वो। बड़े टर्निंग पॉइंट्स देखने को मिले। ऐसा लग रहा था हमें कि यार इस शो भी शायद जल्दी रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि मैच बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ बीच में इंस्टेंसेस आए जिनके ऊपर हम बात करेंगे मजीद तारिक भाई से। तारिक भाई, ऑफिशियली हाउ डू यू फील अबाउट दिस मैच? ज़बरदस्त विन थी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, मच नीडेड विक्ट्री थी जो कि इनको चाहिए थी। और इस तरह इन्होंने अपनी प्लेस को जो है ना वो मजबूत किया है। 3rd पोजीशन पर आ गए 4th से, और एक बहुत अच्छी टीम है। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इनके एग्रेसिव जो इनकी एग्रेशन होती है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं समझता हूँ सबसे एग्रेसिव टीम है हिस्ट्री में PSL की, जिस तरह से ये खेलते हैं अटैकिंग क्रिकेट, और आज भी उन्होंने इसी का सबूत दिया। ऑन दी अदर एंड ज़ल्मीज़ जो है उन्होंने बिल्कुल उनके बैटर्स ने जो है ना वो मायूस किया। थोड़ा सा अनलकी भी रहे मैं कहूँगा, और ज़्यादा देर क्रीज पे ठहर ना सके, वरना इस पिच पर रन बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। गो के जिस तरह के बैटिंग की है आमिर जमाल ने इन दी एंड 7th नंबर पर आकर, पोटेंशियल तो उन्होंने पहले ही शो कर दिया था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन आज अपनी क्लास मज़ीद शो की उन्होंने कि वो कोई सा भी फॉर्मेट हो वो सूटेबल है एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाया जाए उन्हें, चाहे बैटिंग ऑलराउंडर खिलाया जाए। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि एक और सितारा उभरता हुआ मिल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट को। आई थिंक जो इंटरेस्टिंग पहलू था सेकंड इनिंग में वो आमिर जमाल की बैटिंग था, और उसके अलावा जो फास्ट बॉलिंग की है हुनैन शाह ने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। आज के मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की है। नसीम शाह तो हैं ही अच्छे, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। रोमान रईस, ये 3 फास्ट बॉलर्स ने जो है वो बहुत ही डिफरेंट बॉलिंग की है रादर देन ज़ल्मीज़ के फास्ट बॉलर्स से। मैं अगर कहूँ कि उन्होंने उस तरह से बॉल नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था। वो कि 2 अर्ली विकेट्स ले ली थी, लेकिन उसके बाद फास्ट बॉलर्स जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरह इस्लामाबाद के बॉलर्स ने जो है वो रिस्पॉन्ड किया और अपनी टीम को आधे ओवर्स में मैं समझूंगा कि मैच को एक तरफ करके रख दिया था। अच्छा, आप कह रहे हैं उभरता हुआ सितारा नज़र आ रहा है पेशावर ज़ल्मी की तरफ से आमिर जमाल, लेकिन कुछ डूबता हुआ सितारा भी नज़र आ रहा है पेशावर ज़ल्मी से बाबर आजम। हाँ, डूबता हुआ नहीं कहेंगे। देखिए, इनफॉर्म बैटर हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं। एक फेलियर तो आता है, लेकिन आज चूँकि उनकी अपनी मिस्टेक थी, बहुत जल्दबाजी में 1 रन लेने की खातिर वो रन आउट हुए हैं। और गो के पेशावर ज़ल्मीज़ की जो बैटिंग है वो उनके सराउंडिंग में जो है ना वो चलती है। वो अगर आउट हो जाए तो साइम अयूब, लेकिन साइम अयूब भी आज अनलकी रहे, बैट पैड स्लिप में आउट हो गया। बहुत कम ऐसे देखने में आता है। तो एक फेलियर तो आता है जो कि आज आया। बाबर रन आउट हो गए, साइम अयूब भी रन ना कर पाए, क्योंकि इनकी जो ओपनिंग जोड़ी है इस वक्त वो बहुत ज़्यादा इनफॉर्म है और बहुत अच्छे तरीके से ये रन बनाते हैं पावर प्ले में। बहुत ही कम रिस्क लेकर, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और
गैपों में से खेल के रन बना देते हैं, ऊंचा खेलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो बहुत ही सूदमंद साबित हुआ इस्लामाबाद के लिए इन दोनों बैटर्स का जल्दी आउट हो जाना। फिर इनके पावल जो है वो भी बहुत इनफॉर्म थे, लेकिन आज वो बहुत जल्दी आ गए थे और वो उस तरह से ठहर के खेलने का उनमें आई डोंट थिंक सो कि वो टेम्परामेंट मौजूद है। तो वो सब्र नहीं कर पाया, बहुत जल्दी उन्होंने भी शॉट्स खेलने की कोशिश की और वो भी आउट हो गए। तो फेलियर आता है करियर में, और देखते हैं कि नेक्स्ट इनिंग में ये किस तरह से इसका अजाला करते हैं बाबर आजम। I'll hold this thought over here. मैं थोड़ा फोकस करना चाहूँगा इसके ऊपर। यू आर सेइंग फेलियर आता है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है, बट फेलियर बाबर आजम, फेलियर एक्स कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम, बहुत बड़ा नाम दुनिया क्रिकेट का, ये कौन सा फेलियर है कि एक बैटिंग पिच के ऊपर आप एक रन की खातिर, अभी मैच शुरू हुआ है यार, ठहर जाओ, नसीम शाह की बॉल स्विंग कर रही है, आपकी बॉलिंग में वो पावर नहीं थी क्योंकि आपने फास्ट बॉलर्स को शायद उस तरह यूज नहीं किया। ये मतलब क्या आप एक स्टेबल बैट्समैन हैं, आपने सबसे ज़्यादा पीएसएल में रन्स किए हुए हैं, आपको एक्सपीरियंस, लातादाद एक्सपीरियंस है, दुनिया के माइनस बैट्समैन है, व्हाट इज गोइंग इन हिज हेड, क्या हो रहा है? मैं अच्छा, आज मैं जब प्रिपेयर कर रहा था ना और जिस तरह का बैटिंग पिच थी, तो मैं ये सोच रहा था कि आपसे पूछूंगा कि शाहीन आफरीदी को रेस्ट दे के बाबर आजम को कैप्टन बना दे, लेकिन मेरी थिंकिंग चेंज हो गई। ये सब क्या हो रहा है? ये एज ए कैप्टन उन्होंने आज भी बहुत अच्छे डिसीजन लिए फील्डिंग में। जिस तरह से उन्होंने साइम अयूब को 1 ओवर नहीं 2 ओवर दिए और दोनों ओवर में विकेट्स उनको हासिल हुई। उसके बाद फील्ड प्लेसमेंट उन्होंने बहुत अच्छी की। यहाँ पर जिस तरह का मैं कहूँगा कि डिसीजन मेकिंग में उनसे मिस्टेक हुई है कि उस रन को लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था। वो एक रन आमतौर पे वो रन हो जाता है मिड ऑन पे जिस तरह का शॉट लगा था, लेकिन आई थिंक वहाँ पर हेल्स जो है वो रेडी थे पहले ही से, और जिस तरह से बॉल मूव कर रहा था तो शायद मैं समझूंगा कि शादाब की कैप्टनसी को भी दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने फील्डर्स को ऊपर बुला के रखा हुआ हो कि यार इनको सिंगल्स नहीं देने, इजी सिंगल्स नहीं देने। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में मिस्टेक हुई है। जस्ट लाइक हेल्स ने जो है, हेल्स कितने ज़बरदस्त बैटर हैं, और मुनरो उन्होंने भी जो है वो डिसीजन मेकिंग में मिस्टेक की है और रॉन्ग लाइन पे खेले हैं, रॉन्ग पिच पे खेले हैं और बहुत जल्दी विकेट थ्रो कर दिए थे उन्होंने। यहाँ बाबर आजम का डिफरेंस ये है कि इन्होंने विकेट उस तरह से थ्रो नहीं किया। वो के मिस्टेक है, फेलियर उनके मिस्टेक की वजह से है, लेकिन मिस्टेक इतनी है कि उन्होंने जजमेंट ऑफ द रन जो है ना वो उनसे अच्छा नहीं हो सका। सर आप कह रहे हैं कि उमूमी तौर पे सिंगल ये बन जाता है, आई कैन एक्सेप्ट दैट अगर शायद कोई हमारा लोकल फील्डर होता जो उस बॉल को थ्रो करता, बट इट वाज एलेक्स हेल्स और उनकी थ्रो हिट कर गई। शायद अगर यहाँ पे कोई और खड़ा हुआ होता, मे बी सम रोमान रईस या इस पॉइंट के ऊपर, तो शायद ना लगती। मैं आपकी बात से नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उनकी एफर्ट बहुत शानदार थी, लेकिन पावर प्ले में होता यह है कि तमाम फील्डर जो है बाउंड्री सेव करने के लिए वो जो लाइन होती है उस लाइन पे रहते हैं, बिल्कुल एज पे रहते हैं सर्कल के। तो यहाँ पर होता यह है कि उनसे यही कहा जाता है कि जब बैटर्स खेल रहे होते हैं, ओपनर्स, वो बहुत ही अच्छा टाइम करते हैं, बॉल को गैपों में से निकालते हैं, तो उनका जो फर्स्ट जॉब होती है वो बाउंड्री को सेव करना होता है अपने राइट से, अपने लेफ्ट से। तो इसीलिए वो इस तरह से आकर आगे चलते हैं बॉलर के साथ कि कहीं तेज़ शॉट लगे तो वो हम बाउंड्री को रोक सकें। लेकिन इस मौके पर शायद वो मिसजज यही कर गए हैं बाबर कि उनकी एंटिसिपेशन किस तरह की थी, वो बाउंड्री रोकने के लिए आ रहे थे या कि वो बिल्कुल ही तेज़ उन्होंने वॉक इन किया है बॉलर के साथ। लेकिन चूंकि जब बैटर बॉल को खेल रहा होता है तो उस वक्त वो नज़र इधर उधर नहीं दौड़ा सकता। तो मैं समझता हूँ वहीं पे उनसे मिस्टेक हुई है। जब उन्होंने शॉट खेला है तो एलेक्स हेल्स जो है वो सर्कल से काफ़ी आगे आए हुए थे, तो उसके बाद उन्हें बॉल पिक करके रन आउट करने में ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं आई। और अनलकी रहे कि वो एलेक्स हेल का बॉल जो है वो डायरेक्टली हिट भी कर गया। ऐसे हमने देखा कि इस्लामाबाद की इनिंग्स में 3-4 मरतबा डायरेक्ट हिट्स जो है ना वो मिस की हैं जलमीज़ ने। अगर वो डायरेक्ट हिट्स हो जाती तो शायद ये बहुत कम टोटल जो है वो चेस कर रहे होते। ट्रू दैट, लेकिन अपने पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा मैं दोबारा से वापस आऊँगा। वही वाली बात आ जाती है कि फील्डिंग में हम इस पीएसएल में भी जो देख रहे हैं और ज़्यादा देख रहे हैं, इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स को हम देखें, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ से हों, चाहे वो इंग्लैंड से हों, दे आर गिविंग देयर बेस्ट शॉट। बट मुझे कोई पाकिस्तानी ऐसा नज़र नहीं आ रहा प्लेयर कि जिसने फील्डिंग में कोई ऐसी चीज़ की हो इस पीएसएल के अंदर जो काबिल तारीफ़ हो, काबिल दीद हो। ठीक है, बॉलिंग में हमें कुछ ना कुछ अब नज़र आ रहा है, बैटिंग में कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं, बट ये क्या वजह है? फील्डिंग तो जहाँ तक मेरी सोच है अपने टैलेंट से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस के ऊपर होती है। बिल्कुल, ये एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है और आपकी बात काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि उस तरह के फील्डर्स
बहुत कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। गो के शादाब खान बहुत अच्छे फील्डर हैं, उन्होंने प्रूव किया है, और लेकिन साइम अयूब ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, और आज भी उन्होंने एक बहुत शानदार कैच लिया है। पिछले मैचेस में भी उन्होंने जो है ना बहुत उम्दा कैचेस लिए हैं साइम अयूब। और ये जो यंगस्टर्स आ रहे हैं इनका थोड़ा सा फील्डिंग का स्टैंडर्ड बेहतर है माजी से, और ग्रेजुअली हम लोग जो है वो फील्डिंग में इम्प्रूव कर ही रहे हैं डे बाय डे। लेकिन आपकी बात ठीक है, थोड़ा सा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मज़ीद हमने मैच करना है, तो फील्डिंग में ज़्यादा एफर्ट्स करनी चाहिए, ज़्यादा प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। आया वो ग्राउंड फील्डिंग हो, वो रन आउट की प्रैक्टिस हो, और वो हाई कैचिंग हो, चाहे वो फ्लैट कैचिंग हो, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि फील्डिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ख़ास तौर पे लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट में और शॉर्टर फॉर्मेट में, जहाँ पर एक रन आउट और एक अच्छा कैच जो है वो मैच को तब्दील कर सकता है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ फील्डर्स में जैसा कि आज कासिम अकरम नज़र आए ग्राउंड में, उन्होंने बिल्कुल फ्लाइंग थ्रो किया है, वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक नज़र आया जेस्टर उनका। गो के वो डायरेक्ट हिट नहीं हुई, वो भी रन आउट हो सकते थे, लेकिन साइम अयूब ने डाइव लगा के कैच लिया। तो मैं समझता हूँ कि ये पॉइंट वैलिड है, और इस पर ज़रूर सोचना चाहिए सेलेक्टर्स को और कोचेस को। साइम अयूब को तीसरा ओवर क्यों नहीं दिया, चौथा ओवर क्यों नहीं दिया? 196 फॉर 4 था, शायद ये 150 फॉर ऑल आउट हो जाता। देखिए जिस तरह से वो उन्होंने बॉलिंग कराई, 2 विकेट ली। नहीं, आपका क्वेश्चन वैलिड है, लेकिन वहाँ पर जो जॉब थी वो डन हो गई थी उनके सेकंड ओवर में। मॉनरो के लिए उन्होंने लगाया पहले ओवर में भी, गो के उनको वो एक बोनस मिल गया। एलेक्स हेल्स जो है ना वो बिल्कुल रॉन्ग लाइन को खेल गए और बॉल जो है वो सीधा सीधा मिस कर गए, वो उनको बोनस विकेट मिली थी। इसीलिए दोबारा दूसरा ओवर दिया गया कि मॉनरो जो है वो ख़तरनाक बैटर है, अगर वो पावर प्ले में खेल जाते हैं पूरे ओवर्स तो वो मैच को बहुत ज़्यादा मुश्किल कर देते हैं ओपोनेंट के लिए। तो वहाँ सेकेंड ओवर में साइम ने उनको आउट कर दिया और उनकी जॉब जो है वो डन हो गई, क्योंकि वो एक पार्ट टाइमर है, वो रेगुलर बॉलर है नहीं, तो मज़ीद जो बॉलिंग थी वो उनके पास पूरी थी। उन्होंने अपने बॉलर्स से जाना पसंद किया। गो के उनके फास्ट बॉलर्स ने उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो जो जॉब दी गई थी साइम अयूब को एज अ पार्ट टाइमर, वो उन्होंने बखूबी निभाई, मैं समझता हूँ। एज अ पार्ट टाइमर जॉब दी थी। मैच की सिचुएशन सामने नज़र आ रही थी कि अगर हम वैसे देखें स्कोरिंग, एलेक्स हेल्स डक पे आउट हुए, कॉलिन मॉनरो ने 15 किए, साइम अयूब ने विकेट ली और एलेक्स हेल की भी ली। उसके बाद फिर एक रन्स का सिलसिला खुला, सलमान आगा आए क्रीज के ऊपर, सलमान आगा ने 37 रन्स बनाए 25 पर। फिर शादाब खान आए, शादाब खान ने आज बैटिंग की अपनी फुल फॉर्म दिखा दी 80। यहाँ पे बनता नहीं था कि बाबर आजम सोचते यार लेट्स टेक अ रिस्क, क्योंकि साइम अयूब उस तरह से बॉलिंग करते हुए नजर नहीं आए हैं, शायद कोई बैट्समैन कंफ्यूज हो जाए, इतनी लंबी लंबी पार्टनरशिप्स हो रही हैं। नहीं, बिल्कुल वो ये आउट ऑफ द बॉक्स हो जाता, क्योंकि जिस मकसद के लिए उन्हें लाए थे वो उन्हें आउट कर दिया था उन्होंने। अब जो फास्ट बॉलर्स, आपने देखा कि फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट हो रही थी, बॉल जो है वो स्विंग हो रहा था। अब वुड जो है नहीं हो रही थी वुड, आप अगर वुड का वो ओवर देखें जिसमें सलमान आगा ने एक चौका एक छक्का लगाया, वो उन्होंने रॉन्ग लाइन पे बॉल को किया है, बिल्कुल उनकी फेवरेट एरिया में बॉल की है, पैडों पर और हिप के एरिया में। तो वहाँ वह सलमान आगा जो है ना बहुत अच्छी हिट लगाते हैं, और वहाँ से सलमान आगा ने हिटें लगाकर वहाँ से प्रेशर को सारा ऑफ कर दिया। गो के अगले ओवर में आकर फिर मॉनरो भी आउट हो गए, लेकिन जो खुले रन खाए उनके फास्ट बॉलर ने, वो स्विंग को कंट्रोल नहीं कर सके, मैं समझता हूँ। जिस तरह से इस्लामाबाद के फास्ट बॉलर्स ने अपने स्विंग को, लाइन लेंथ को कंट्रोल रखा, और वुड का बॉल स्विंग हो रहा था, बिल्कुल देखने में आ रहा था, लेकिन आज वो ऑफ कलर नज़र आए, उन्होंने उस तरह की बॉलिंग नहीं की। और इरशाद जो थे वो तो हैं ही स्लिंगी एक्शन वाले, और वो भी बॉल उनका भी मूव हो रहा था, लेकिन फिर शादाब बैटिंग कर रहे थे, सलमान आगा, इनकी पार्टनरशिप बहुत ज़बरदस्त हुई, बहुत ही उम्दा पार्टनरशिप की इन्होंने, और बहुत ही एग्रेसिव खेलते हैं जैसा कि हमने कहा। देखिए ये साइकोलॉजिकल गेम है, तो फास्ट बॉलर्स हों या स्पिनर्स हो, जब सामने देखते हैं कि बैटर जो है वो एग्रेसिव खेल रहे हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली उनका जो मोड है वो डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं बॉलर्स। तो वहाँ जलमीज़ के बॉलर जो है वो डिफेंसिव हुए, जिसका बहुत ज़्यादा भरपूर फ़ायदा उठाया शादाब 11 ने, और वो ख़ुद क्रीज पे मौजूद थे, तो एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई। गो के सलमान अली आगा के आउट होने के बाद बनता ये था कि आज़म खान को भेजा जाता, क्योंकि आज़म खान ने लास्ट मैच में इनके अगेंस्ट 74 रन की इनिंग खेली थी और मैच विनिंग नॉक थी ऑलमोस्ट, वो कि ये हार गए थे आखिर में। लेकिन वहाँ पर उनको रोक कर दूसरे बैट्समैन को भेजना, वो भी मैं समझता हूँ कि एक छोटी सी मिस्टेक तो नहीं कहूँगा, वो डिसीजन उनका जो है ना वो सही साबित नहीं हुआ, क्योंकि जब आज़म खान की बैटिंग आई तो फिर उस वक्त 3 ओवर्स ही रह गए थे।
तो लेकिन क्रेडिट जाता है उनके एग्रेशन पे, जिस तरह का स्टाइल है खेलने का इस्लामाबाद यूनाइटेड का, उस पर जो है ना वो जलमीज़ के बॉलर बैकफुट पर आ गए, तो वो वहाँ पर वो पिच से फ़ायदा लेना भूल ही गए। हालांकि ज़ीशान जो कि यंगस्टर हैं, अंडर 19 से आए फास्ट बॉलर, उनका बॉल भी आपने देखा कि ओवर में 2-2 3-3 बॉलें उनका राइज भी हो रहा था, स्विंग भी हो रहा था, कीपर के पास जा रही थी और पिच में असिस्टेंट मौजूद थी, थोड़ा सा जिप भी था, बॉल स्विंग अराउंड भी हो रहा था। गो के जो मिस किया है इन्होंने जलमीज़ के बॉलर ने, और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। शादाब खान ने अपने आप को थोड़ा अप दी ऑर्डर कर दिया, एटलीस्ट मैं एज ए क्रिकेट लवर देख के कहूँगा। क्या ये सोच के कर दिया यार इस्लामाबाद की पिच है, बैटिंग पिच है, मैं जाके कुछ ना कुछ कर लूँगा, कोई बात नहीं, आउट भी हो गया, पीछे आजम खान है मौजूद, वो उनको भेज दिया जाएगा। थोड़ी रिलैक्स फीलिंग नज़र आ रही है। हमारे T20 स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे आगे पाकिस्तान टीम में शायद, जितना मैं देख रहा हूँ, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी आपको ये ठीक नज़र आ रही है? रन्स हो गए, रन्स पड़ गए, वो एक आप कह लें कि शायद पिच का भी कुछ इसमें हाथ हो सकता है। देखिए पिच तो बहुत ही ज़बरदस्त पिच था, बैटिंग के लिए ज़्यादा सूदमंद था रादर देन बॉलिंग, क्योंकि कुछ ओवर्स तो बॉल ने स्विंग होना ही होता है, नया बॉल होता है, और अगर वो बल्ले पे नहीं लगेगा, शॉर्ट एंड नहीं लगेगी, जाकर फेंस पे इधर उधर ग्रास में जाके नहीं टकराएगा, तो वो ओल्ड नहीं होगा। जब ओल्ड नहीं होगा तो वो बॉल स्विंग होगा कंटिन्यू। तो ये चीज़ जो है वो मद्देनज़र रखनी चाहिए। और शादाब के बैटिंग ऑर्डर से आपने बात की, वो आई थिंक 4 या 5 आउट ऑफ 7 वो जो है ना 1 डाउन और 2 डाउन पोजीशन पे खेले हैं इस PSL में, और लास्ट PSL में भी वो 1 डाउन पोजीशन पे बहुत मरतबा आकर खेले हैं शादाब, और वो स्कोर भी, ये उनका पहले भी एक 50 कर चुके हैं 1 डाउन पोजीशन पर आकर। बीच के मैचेस में उन्होंने कुछ बैटर्स इन और आउट किए थे, तो उसमें अपना नंबर थोड़ा सा नीचे किया या ऊपर किया था, लेकिन पिछले 2 सीज़न से तो हम देख रहे हैं कि शादाब खान यहाँ पर पूरा एडवांटेज लेते हैं, क्योंकि उनके पास बैटिंग एबिलिटी मौजूद है और वो करते भी हैं। किसी हद तक उनके रन्स जो हैं वो इस्लामाबाद के काम भी आते हैं। आज भी उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली, एग्रेसिव इनिंग खेली, तो ये कोई पहली मर्तबा तो है नहीं कि जिससे हम कहें, और जब वो आते हैं तो वो परफॉर्म भी करते हैं। तो अगर मिडिल ऑर्डर का देखें, मिडिल ऑर्डर में खेल के रन्स कर रहे हैं, उनकी बॉलिंग तो उस तरह से नहीं है, ऑफ कलर है आजकल जो कि हम देख रहे हैं, लेकिन जो बैटिंग है वो बैटिंग ज़रूर ऐसी है कि मिडिल ऑर्डर बैटर्स में जो कि पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है, तो इनको मज़ीद देखा जा सकता है थ्रू आउट द PSL कि वो किस तरह से फिनिश करते हैं मज़ीद मैचेस में। अगर मिडिल ऑर्डर में वो परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, फॉर्म अच्छी है, तो इनको कंसीडर किया जा सकता है वर्ल्ड कप के लिए एज अ बॉलर, नॉट एज अ राइट आर्म लेग स्पिनर, सॉरी एज अ बैट्समैन कंसीडर किया जा सकता है। आजम खान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान टीम में या नहीं? देखें, बहुत ही स्वीट टाइमर हैं, पावरफुल हिटर हैं, और होना चाहिए इनको बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि अगर ये टीम में ना हो तो कम से कम बेंच पे ज़रूर हो, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, और ख़ास तौर पे शॉर्टर फॉर्मेट में, T20 फॉर्मेट में अगर ये बैटिंग कर सकते हैं इस तरह से, जिस तरह से आज भी उन्होंने 1-2 शॉट तो अनबिलीवेबल खेले, उनकी टाइमिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, और पावर सारा बिहाइंड पीछे होता है, उनकी बॉडी में जान बहुत है। और फॉरगेट अबाउट हिज पोस्चर या जो उनका वेट, ओवर वेट है या जो भी है, परफॉर्मेंस जो है वो बोलती है, और बोल भी रही है। और अगर वो इसी तरह से परफॉर्म करते हैं तो मैं समझता हूँ इन्हें भी कंसीडर करना चाहिए। और लेकिन सवाल ये है कि उनको अगर कंसीडर करना है तो फिर इस्लामाबाद की फ्रेंचाइज से बात करनी चाहिए कि उनको एटलीस्ट 10 ओवर, 8 ओवर, 10 ओवर ज़रूर दिए जाए इन मैचेस में बैटिंग करने के लिए, ताकि उनकी बैटिंग की अच्छी प्रैक्टिस हो और वो बड़े बड़े स्कोर्स करें, ताकि वर्ल्ड कप में अगर जाएं तो पीछे उनके रन्स हो। बट फिर सवाल ये आ जाता है ना कि आज़म खान और मोहम्मद रिजवान, विकेट कीपर कौन? मतलब क्या मोहम्मद रिजवान को रिप्लेस करके पूरे T20 वर्ल्ड कप के लिए आज़म खान को एज विकेट कीपर खिलाया जा सकता है? देखिए, ये बड़ा सोच है PCB, बड़ा सवालिया निशान है। अगर आज़म विकेट कीपिंग नहीं करेंगे तो फिर फील्ड में वो उस तरह से फील्डिंग भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर मिडिल ऑर्डर बैटर आपके पास नहीं है और ज़रूरत है आपको, तो कंसीडर किया जा सकता है कि उनकी फॉर्म बैटिंग में इतनी है कि अगर वो बैटिंग में इस तरह की इनिंग्स खेलते हैं, कम बॉलों पे ज़्यादा रन बनाते हैं, छक्के लगा सकते हैं, चौके लगा सकते हैं, तो ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि वो मैचेस खेलें, अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो किसी एक मैच में, 2 मैच में ज़रूर, अगर आपका मिडिल ऑर्डर कहीं पे आपको जगह महसूस होती है कि यार यहाँ पर मिसिंग है, कोई ऐसा बैटर के जो कि आकर 15-20 बॉलों पे जो है वो 40-50 रन बना दे हमको,
तो मैं समझता हूं कि वो मिडिल ऑर्डर में आज़म खान से बेहतर चॉइस तो फिर हमारे पास कोई नहीं है। गो के फील्डिंग में हमें प्रॉब्लम हो सकती है, फिर उसके बाद उनसे हमें विकेट कीपिंग करानी पड़ेगी, और विकेट कीपिंग भी आज जिस तरह से उन्होंने कैच लिया है, उनकी कीपिंग में इम्प्रूवमेंट नज़र आई है, कैच अच्छा लिया है उन्होंने, तो ज़रूर उन्हें भी इस बात को सीरियसली सोचना चाहिए, आज़म को भी, कि वो अपनी फ़िटनेस पे मज़ीद काम करें, मज़ीद बेहतर कर सकते हैं अगर अपनी एजिलिटी को बेहतर कर लें। वो कि रनिंग बिटवीन द विकेट भी उन्होंने इम्प्रूव किया, हम देखते हैं कि वो 2-2 रन भी भागते हैं और डाइव मार के कैच भी लिया है। अगर इसमें मज़ीद वो इम्प्रूवमेंट लाते हैं तो मैं समझता हूँ कि कोई हुज्जत नहीं रहेगी कि अगर कभी पाकिस्तान को ज़रूरत हो इस तरह के बैटर की तो इन्हें कंसीडर किया जाए। अच्छा, हम बात कर रहे थे अभी, आपने कहा कि जी पीसीबी को ज़ाहिर है डिसीजन लेना पड़ेगा कि आज़म खान को खिलाना है तो विकेट कीपर उन्हें बनाना है। रिजवान प्रूव कर रहे हैं फील्ड में भी, जब वो उस्मान खान से विकेट कीपिंग करा रहे हैं, कि फील्ड में भी वो अच्छे साबित हो सकते हैं। वो अच्छी खासी डाइव्स और उनकी एजिलिटी हमें नज़र आ रही है। हैविंग सेड दैट, पीसीबी की एक और चीज़ सामने आ रही है जो गर्दिश कर रही हैं खबरें कि हारिस रऊफ को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वापस देने की बातचीत हो रही है, उनसे बातचीत की जाएगी। तारिक भाई, मजाक हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ सीरियसली? देखिए, ये डिसीजन उन्हीं का है। अगर पहले उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था तो भी वो ठीक थे, और अगर अब वापस दिया जा रहा है तो अब भी वो कहीं ना कहीं ठीक होंगे, क्योंकि प्रेशर बहुत आया है इस डिसीजन के बाद। हमने बड़े बड़े प्लेयर्स जो एक्स प्लेयर्स थे उनके बयानात सुने कि उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अगर वो वापस दे देते हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट तो, लेकिन साथ में ज़रूर कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो इस किस्म का बनना चाहिए कि जिसमें प्लेयर जो है वो फिर अपनी मर्ज़ी से न खेल सके। पीसीबी या पाकिस्तान टीम को जो ज़रूरत हो तो वो उसके लिए अवेलेबल हो एनी टाइम। अगर उसे रिटायरमेंट वापस लेने की भी की जाए, माजी में हमने देखा कि बड़े बड़े क्रिकेटर्स, इमरान खान तक जो है वो रिटायरमेंट लेकर वापस आए हैं, फिर उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया, और बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो रिटायरमेंट से वापस आए, वो खेले मुल्क के लिए। तो यहाँ तो रिटायरमेंट भी नहीं ली थी इन्होंने, फिर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के लिए मना कर दिया था, और उस पर डिसीजन बिल्कुल ठीक था उस लिहाज से कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान को मना करना मैं नहीं समझता कि वो एक अच्छा डिसीजन था, और उस टाइम पे जबकि पाकिस्तान को ज़रूरत थी। और अब अगर पीसीबी ये दे रहा है तो अभी तो खैर ख़बरें ही चल रही हैं, अब अगर जब देगा तो जाहिर है उसकी फिर वो वजूहात भी बयान करेगा कि किस बिना पर हमने इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तारिक भाई, वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? इतनी बड़ी बात हो गई, कोई छोटी बात तो नहीं है कि यार मैंने टेस्ट में एक प्लेयर हूँ, पीसीबी का, पाकिस्तान का प्लेयर हूँ, टेस्ट मैच, टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए मना कर दिया, उसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले लिया गया, फिर अब वापस कर दिया जाएगा। और ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अगर वापस करेंगे तो क्या किसी का स्पॉट, किसी नए स्टार का जो कि टैलेंट हमें पीएसएल में नज़र आ रहा है, अभी उस पर भी आते हैं, लेकिन उसका हकमारी नहीं हो रही है। आई विल से दैट। देखें, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर कोई न्यू कमर आ रहा है, वो डोर नॉक कर रहा है, तो उन्हें भी कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, बिल्कुल। लेकिन देखें, फिर कहूँगा कि एक तो उनका पर्सनल डिसीजन है, उसे उसकी हमें रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, कि अगर वो नहीं खेलना चाहते, लेकिन वो टाइम ऐसा नहीं था कि उस वक्त जब उन्होंने मना किया था पाकिस्तान टीम को। अगर वो एक आम माहौल में, जब कोई टेस्ट क्रिकेट आ नहीं रही थी करीब या जो भी था, उस वक्त वो अगर ये बयान दे देते और वो टेस्ट क्रिकेट से या रेड बॉल की क्रिकेट से अलहदगी का ऐलान करते, तो जस्ट लाइक मोहम्मद आमिर और बहुत से बॉलर्स ने और ने भी लिया है, तो कोई ऐसी तशवीश की बात नहीं थी। लेकिन वो उस वक्त जो उनका डिसीजन था वो टाइमली नहीं था, जिसकी बिना पर पीसीबी ने फिर ये स्टेप्स लिए थे जो उनसे ले लिया था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। बहरहाल ये उन्हीं का डोमेन है, और राइट तो प्लेयर का है, अगर वो खेल रहा है, पाकिस्तान को सर्व करता है, तो फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। लेकिन बिल्कुल पीसीबी को देखना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो किस किस्म के होने चाहिए। वाइट बॉल का कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट होना चाहिए, रेड बॉल का डिफरेंट होना चाहिए, ऑल टुगेदर जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसमें ज़रूर पीसीबी को जो है वो बेहतरी लाने की ज़रूरत है, और ये उनका अपना डोमेन है बहरहाल, और फिर वो इसकी जस्टिफिकेशन भी खुद ही देंगे अगर वो देते हैं इनको वापस। सर, जून 2023 में ये फैसला हुआ कि वाइट बॉल और रेड बॉल दोनों के कॉन्ट्रैक्ट सेम कर दिए जाएं। उससे पहले जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था वो डिफरेंट था, रेड बॉल का अलग था, वाइट बॉल का अलग था। बट जो अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 3 साल के लिए, 2026 तक गालिबन ये कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, उसमें मर्ज कर दिया गया। और मर्ज करने का रीज़न दिया गया कि जी फेयरनेस होगी, वैल्यूएशन होगी।
काहे की फेयरनेस? T20 के लिए एक अलग स्पेशलिस्ट, मेरी नज़र में T20 के लिए एक अलग स्पेशलिस्ट फॉर्म होती है, परफॉर्मेंस होती है, टेस्ट के लिए अलग है, वनडे के लिए अलग है। भाई कर क्या रहे हो? मतलब क्या सबको एक ही स्केल से नाप रहे हो कि ये भी उसी स्केल पे चलेगा? मैं अगर फॉर एग्जांपल नसीम शाह को या हुनैन को या फॉर दैट मैटर आरिफ याकूब को कहूँ कि जी उसको आप, शायद वो ऐसा प्लेयर हो जो इतना खेल के आया है पीछे डोमेस्टिक, कि उसको आप तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स दे दो, वनडे का भी और टेस्ट का भी, वॉट एवर यू कॉल इट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और वॉट एवर। लेकिन हारिस रऊफ नॉट प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट, नॉट गिविंग हिज बेस्ट शॉट, और बहुत सारे बॉलर्स भी आ सकते हैं और बैट्समैन भी, फिर भी आपने उन्हें एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सबको बांधा हुआ है। ये तो नाइंसाफी है, अगेन नाइंसाफी है। आप देखें, यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल इशू है ज़रूर। कोई न्यू कमर आ रहा होता है तो जाहिर है उन्हें कॉन्ट्रैक्ट उनसे साइन कराना है पीसीबी को, तो तीनों फॉर्मेट का कराना है, क्योंकि इन केस आगे इन फ्यूचर उस साल के अंदर ही कहीं भी उनकी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो रेड बॉल हो चाहे वो वाइट बॉल हो, तो वो पीसीबी उनको कॉल कर सकता है या टीम में लेकर उन्हें खिला सकता है। लेकिन स्पेसिफिकली वो क्रिकेटर्स के जो अपने आप को महदूद जिन्होंने कर लिया है, तो उनके लिए तो ज़रूरी है कि वो अगर वाइट बॉल से खेलना चाहते हैं तो फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट होना चाहिए, और कोई रेड बॉल से सिर्फ खेलता है तो उनका रेड बॉल का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। लेकिन इस तरह ऑल टुगेदर जो है ना, वो सबको एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट देना बिल्कुल इस पर नज़रसानी करनी चाहिए पीसीबी को, जो कि बिल्कुल भी पीसीबी के लिए और सिलेक्शन कमेटी के लिए भी उनके हक में नहीं है। अब देखिए ना, आज का मैच, अभी का मैच अगर हम देखें जिस पे हम डिस्कस भी कर रहे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का जो मैच हुआ, हुनैन शाह एक बहुत अच्छी फॉर्म में नज़र आए, नसीम शाह एक बहुत अच्छी फॉर्म में नज़र आए। हुनैन शाह पे ज़्यादा बात करते हैं, ज़रा उनको डिस्कस करते हैं, क्या शानदार बॉलिंग की है। अब इस तरह का अगर कोई डिसीजन हो जाता है, सो डू यू सी हुनैन शाह बीइंग पार्ट ऑफ द टीम या इन द प्लेइंग 11 फॉर द T20 वर्ल्ड कप? जी क्यों नहीं। आज जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने की है और थ्रू आउट वो बॉलिंग कर रहे हैं और लर्न कर रहे हैं, ज़ाहिर है उनका पहला बड़ा इवेंट है। इससे पहले वो डोमेस्टिक सीज़न भी खेल कर आ रहे हैं, उसके अलावा वो डोमेस्टिक T20 भी खेला है उन्होंने, उसमें भी परफॉर्म किया है। और प्रॉमिसिंग यंगस्टर हैं, पेस भी अच्छा है, बॉल को मूव भी करा रहे हैं। आज ख़ास तौर पे वो दोनों तरफ बॉल को मूव भी कर रहे थे, और 140s के अंदर 143-4 पर उन्होंने 145 पे भी बॉल किया है। तो वाई नॉट, मैं समझता हूँ कि अगर उनकी फॉर्म अच्छी है और यंग है, पावरफुल है, एनर्जेटिक है, अगर उनको यूज़ किया जा सकता है वर्ल्ड कप के लिए, तो वाई नॉट। नसीम शाह की फॉर्म भी अच्छी लगी आज, और हम फास्ट बॉलर्स को ढूंढ ही रहे थे, अपने पिछले प्रोग्राम्स में बात कर रहे थे, और हमने ये भी साथ में कहा था कि आगे चल के पीएसएल में हमें नज़र आएंगे। और उस वक़्त सिर्फ एक मोहम्मद अली दिख रहे थे, और लेकिन आज सडनली हम देखें नसीम शाह ने भी अपनी फॉर्म वापस दिखाई है, क्योंकि वो तो है ही वैसे ही नेचुरली बड़े बॉलर हैं, बॉल को दोनों तरफ स्विंग करते हैं। और लेकिन आज हुनैन शाह ने जो है, उन्होंने भी अपना पोटेंशियल शो किया है कि वो भी किसी भी बड़े इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर इनकी फॉर्म इसी तरह जारी रहे, और अभी चूंकि यंगस्टर है, अभी तो मज़ीद ग्रूम होंगे, और इतने बड़े बड़े कोचेस के साथ अभी वो खेल रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो ज़रूर उनको देखना चाहिए और उनको नज़र में रखना चाहिए, डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा रखना चाहिए कि आगे चल के इस वर्ल्ड कप में अगर ज़रूरत हो तो भी खिलाएं, और ना हो तो इन फ्यूचर जितनी भी हमारी सीरीज़ आती हैं या कोई ट्रॉफीज़ आती हैं तो ज़रूर कंसीडर किया जाए। ग्रूमिंग की आपने बड़ी अच्छी बात करी, प्लेयर्स ग्रूम होते हैं, सबका हक है ग्रूम होने का, आपका भी हक है ग्रूम होने का। सो यू कैन गेट योर सेल्फ ग्रूम्ड, यू कैन गेट योर फीट ग्रूम्ड बाय बाटा स्नीकर फेस्ट। स्नीकर फेस्ट चल रहा है अभी, बाटा की आउटलेट पे जाइए, किसी भी आउटलेट पे चले जाइए, 100+ स्नीकर्स की आपको वैरायटी मिलेगी, वहाँ जाके आप अपना फेवरेट स्नीकर चूज़ कर सकते हैं, एंड यू कैन रिलैक्स योर फीट। कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, आमिर जमाल, पिक ऑफ द बैट्समैन आई वुड से, क्या शानदार इनिंग्स खेली, और कहाँ आके खेली यार। 7वें नंबर पे एक बैट्समैन आ रहा है, 6 या 7वें पे वो आए थे, टीम तबाह हो चुकी है, बिल्कुल कोई आसरा नजर नहीं आ रहा, एंड हियर कम्स आमिर जमाल और मैच का पासा पलट दिया। 1 मिनट को लगा कि यार बस दोबारा पेशावर ज़ल्मी वापस। देखिए, इस पर अगर मैं एक जुमला कहूँ तो ये इसी तरह है जिस तरह सहरा में फूल खिल उठता है। आमिर जमाल के लिए मेरे ये वर्ड्स हैं, क्योंकि वो नैरेटिव जो कि पिछले 4-5 सालों से 6 सालों से गर्दिश कर रहा है कि टैलेंट आना बंद हो गया, आमिर जमाल उस 5-6 साल पहले बहुत ही ज़्यादा यंग होंगे। आज वो 29 साल के या 30 साल के हैं, और उनका डेब्यू हुआ है अभी पिछले साल। तो
6 साल पहले वो होंगे 23 साल के, तो कहाँ थे आमिर जमाल? किसी की आंख क्यों नहीं पड़ी इस नौजवान पे? उस वक्त तो ज़्यादा इनमें पावर होगी, पोटेंशियल होगा, वो स्ट्रगल करते रहे और 29 साल की उम्र में आकर वो दुनिया को बता रहे हैं कि आई एम अ वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर। और आज जिस तरह की उन्होंने इनिंग खेली है और ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने प्रूव किया है बॉलिंग से, बैटिंग से, फील्डिंग से कि वो एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्यों नज़र नहीं आते प्लेयर्स? और ऊपर से ये बयान दे दिया जाता है कि टैलेंट जो है वो उसका फुकदान है। तो ये एक मुंह बोलता सबूत है। उस नैरेटिव को इन्होंने जवाब दिया है, न सिर्फ जवाब दिया है बल्कि सामने खड़े हो गए उनके कि अगर मैं हूं तो मेरे जैसे और भी बहुत से होंगे जो कि पता नहीं कहां कहां दूसरे ममालिक में जाकर खेल रहे होंगे। या आप देखें वो उस्मान तारिक भी आए हैं, उनकी भी एज जो है वो नौजवानी से गुजर गई है। एक उस्मान तारिक जो मिस्ट्री बॉलर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो उन्होंने भी प्रूव किया है कि वो कहाँ से आ रहे हैं इतनी एज में। वो क्यों नहीं थे अंडर एज क्रिकेट में, क्यों नहीं कंसीडर हुए? वो क्यों नहीं अपनी डोमेस्टिक की टीमों में नजर आए? हमें आमिर जमाल क्यों नहीं नजर आए रावलपिंडी से या आसपास की दूसरे शहरों से पहले? और इस तरह के और भी बहुत से क्रिकेटर्स हैं जो चले जाते हैं मायूस होकर, मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, या क्रिकेट छोड़कर जो है ना उनको घरों की जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर कोई, आपको मालूम है कि एक फलाई रियासत तो है नहीं पाकिस्तान, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है नौजवान, ख़ास तौर पे डिग्रियाँ भी ले लेता है तो जॉब्स नहीं होती, तो उन्हें अपने आप को भी देखना होता है, घर भी चलाना होता है, जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो मैं समझता हूँ 70-80% लोग तो क्रिकेट ही छोड़ के चले जाते हैं और बहुत कम लोग होते हैं जो फाइट बैक करते हैं। उनमें से एक आमिर जमाल है। बहुत शाबाश दूंगा मैं इनको, इन्होंने बिल्कुल कुंडियाँ हिला दी हैं पाकिस्तान टीम की। इस वक्त मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही मुस्तनद कैंडिडेट हो गए हैं वर्ल्ड कप जो आने वाला है उसके लिए। ऑलराउंडर और बैटिंग में इतनी शानदार बैटिंग कि बैट्समैनों से भी ज़्यादा अच्छी बैटिंग की उन्होंने। और देखिए वो रिवर्स शॉट भी लगा रहे हैं और फास्ट बॉलर को नसीम शाह की पेस पर उन्होंने उनको रिवर्स पे जो है वो चौका लगाया, ऑलमोस्ट छक्का हो जाता। जबरदस्त शॉट था। बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी है इनमें, इनको यूटिलाइज करना चाहिए और इनकरेज करना चाहिए। और इसके पेशे नज़र मैं कहता हूँ कि अब पीसीबी को कोई एक ऐसी टीम भी बना के रखनी चाहिए हर शहर में, हर जगह पर। क्योंकि देखिए इससे मुझे एक और बात, मैं दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गया हूँ जो कि कनेक्टेड है। हर शहर में एक ना एक माफिया बैठा हुआ है, हर शहर में क्रिकेट माफिया। वो क्या करते हैं कि वो जो सराउंडिंग में उनके अपने ग्रुप के प्लेयर्स हैं या उनके अपने क्लब से जो लोग रजिस्टर्ड होते हैं, उन्हीं को मौका मिलता है उस शहर की ऑफिशियल क्रिकेट खेलने का, पीसीबी की क्रिकेट खेलने का। जो लोग उनके क्लब्स में नहीं होते, क्योंकि एक शहर में एक क्लब तो होता नहीं है, तो एक शहर में कम से कम 15-20 क्लब तो होंगे, छोटे शहर में भी। और कराची या लाहौर जैसे शहरों में तो बहुत ज़्यादा क्लब्स होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ देखने में आई है। यहाँ पर मॉनिटरिंग सेल बनाने की ज़रूरत है पीसीबी को। वो जाकर छोटे कस्बे हों, शहर हों, गांव हों, जहाँ पर क्रिकेटर जिनके साथ वो रवैया इंसाफ वाला नहीं रखा जाता हो कि जो उनके क्लब या उनके जो ग्रुप है उससे बाहर के हों, चाहे वो जितने भी टैलेंटेड हो, तो उन्हें मौका नहीं दिया जाता। बहुत सारे प्लेयर्स हम देखते हैं वो पहाड़ों से उतरकर पता नहीं कहाँ कहाँ से कराची आ रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं। नसीम शाह और उनके भाई, ये सब दीर से इनका ताल्लुक है। वहाँ पर कोई क्रिकेटिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। लाहौर आकर इन्होंने अपने आप को ग्रूम किया, वो बात तो समझ में आती है। लेकिन एक प्लेयर जो कि उन शहरों से जहाँ से वो परफॉर्म कर सकते थे, जहाँ से उनको मौका मिल सकता था, उन्हें बहुत देर से मौका मिला, उनका टाइम जो है वो ज़ाया हुआ। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये तो वो लोग हैं जो कि फाइट बैक करके अपने आप को जो है वो नुमाया करके आ जाते हैं। बहुत से लोग तो हिम्मत ही हार जाते हैं। तो इन चीज़ों को देखने की अशद ज़रूरत है। तारिक भाई, उस माहौल में जहाँ पीसीबी खुद नहीं सेट हो पा रहा, आए दिन कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट चेंजेस हमें देखने को मिल रही हैं, वहाँ पे पीसीबी से इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन लगाना, मुझे तो सर हालात आगे अल्लाह मालिक है, लेकिन देखते हैं इस पीएसएल से कुछ सबक सीखें, अच्छे प्लेयर्स को मौका दें। और कल हमारे पास जो मैच है बड़ा इंटरेस्टिंग, अगला जो मैच होने वाला है पीएसएल का वो है पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का, अगेन एट पिंडी स्टेडियम। रन्स बनते हुए देख रहे हैं, हाई स्कोरिंग मैच होना चाहिए और आज के मैच से बहुत ज़्यादा सबक हासिल होगा। जो कल की टीमें हैं वो देख रही होंगी कि यहाँ पर फिर पेशावर, अगला फिर पेशावर ज़ल्मी ही है। जी हाँ, पेशावर ने तो देख ही लिया। अब जो टीम जिनका मैच उनसे है मुल्तान सुल्तान का, एक तो वो बहुत ही ब्रिलियंट क्रिकेट खेल रहे हैं, बिल्कुल ही टॉप लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं। और ज़रूर उनके थिंक टैंक जो है ना वो आज का मैच वॉच कर रहे होंगे और बॉल की मूवमेंट को भी देख रहे होंगे, नया बॉल कितना मूव हो रहा है। उनके बैटर्स जो है वो उसी तरह से फिर परफॉर्म करेंगे। और दूसरी तरफ ज़ल्मीज़ का जीतना भी ज़रूरी है, क्योंकि ज़ल्मीज़ अगर परफॉर्म करेगी, जीतेगी आज के मैच से, अगर वो सबक हासिल करेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा उनकी हौसला अफजाई हुई है आमिर जमाल की बैटिंग से।
और ज़रूरत इस बात की है कि अब जो नेक्स्ट गेम है उसमें जो टॉप ऑर्डर है उन्होंने स्टे करना है, उन्होंने जो है ना अपनी फॉर्म को दोबारा से ज़ल्मीज़ के लिए जो है वो रिवाइव करना है। और अगर वो स्टैंड अच्छा देते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा पावर हाउस हमें नज़र आता है ज़ल्मीज़ के पास बैटिंग में। बाबर आजम या रिजवान, सेंचुरी कौन कर रहा है? बाबर के ज़्यादा चांसेस हैं, रिजवान अच्छा। क्योंकि रिजवान इन दिनों कैप्टन्स मोड में जो है वो बैटिंग कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, वो खुद अपनी परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी ज़्यादा उनकी जो फोकस होता है वो अपने जो साथी क्रिकेटर्स हैं उनसे परफॉर्म करने का, क्योंकि उनकी जॉब है एज अ कैप्टन कि वो अपने साथियों से भी परफॉर्म कराएं, ताकि क्योंकि वन मैन शो तो हो नहीं सकता, वो एक अगर वन मैन शो होगा तो वो जब फ्लॉप होंगे तो उनकी टीम बैठ जाएगी। ऐसा ही। तो उन्होंने एक टीम बिल्ड कर दी है, खड़ी कर ली है, और मे भी पॉसिबल अगर वो पावर प्ले अच्छा खेल जाते हैं और तो उनके पास भी चांस है कि वो 100 कर सकें। लेकिन पिच जो है वो तो बैटिंग पैराडाइज है ही, सिर्फ अर्ली 3 से 4 ओवर जो है वहाँ पर आपको निकालने हैं पॉजिटिवली। उसके बाद जो है ना बैटर अगर सेट हो गए, बाबर हो, साइम हो या उस्मान खान की फॉर्म कितनी आला है और रिजवान हो, तो मैं समझता हूं कि इनको फिर 100 ही करना चाहिए कल के मैच में। चल, ये तो फिर अगले मैच में डिसाइड होगा कि किस प्लेयर की होती है सेंचुरी और कौन सा बॉलर लेके जाता है विकेटें। जब तक ये डिसाइड होता है हम आपसे अलविदा लेते हैं, इस अपनेपन के साथ कि आप हमारी वीडियोस पे कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपनी ओपिनियंस हमें बताएंगे, ताकि हम इस शो को जो आपके लिए बनाए मजीद बेहतर बना सकें। तब तक के लिए, जब तक अगला मैच खत्म नहीं हो जाता और हम दोबारा यहाँ आके नहीं बैठते, अल्लाह हाफिज।